हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, तो अपने ही चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये तीसरा सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, फंक्शंस ऑफ मनी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। आज हम बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि भैया सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी किसे कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के खत्म होते ही हम इसके सारे के सारे जो भी पीडीएफ्स हैं हम वहां पे आपसे शेयर करते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और डिटेल में समझते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी को। दोस्तों, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड ओनली द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सिर्फ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज किया था, पहचाना था। अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी दो था, पहला था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। इसके आगे इन्होंने कहा कि जेएम कीन्स जो थे उन्होंने पहचाना था और स्ट्रेस दिया था कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी होना चाहिए फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, और क्योंकि पीपल नो दैट द फ्यूचर इज अनसर्टेन, लोगों को मालूम है भविष्य अनसर्टेन है। किसी को नहीं मालूम था कि कोविड आ जाएगा, लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लोग घर में बैठ जाएंगे, लोगों की कमाई जीरो हो जाएगी। तो हमको मालूम है कि फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो पहले से तैयार रहो। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम टू मीट अनफोर्सीन फ्यूचर। तो लोग भी समझदार हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी प्रेजेंट इनकम का एक पार्ट, एक हिस्सा क्या करते हैं, भविष्य के लिए बचा करके रखते हैं, ताकि अनफोर्सीन फ्यूचर में रिक्वायरमेंट जो भी हो, जरूरत पड़े, उसे वो मीट आउट कर सकें। कहा यह जाता है कि आपको अपने बैंक में कितना पैसा मेंटेन करने की जरूरत है। आपके घर का जो भी खर्चा है, मान लीजिए आपके घर का महीने का खर्चा 10,000 रुपए है, तो आप 6 महीने का जो भी आपका खर्चा है ना घर का, दैट इज 60,000 रुपीज, इसे ही आप अपने बैंक में मेंटेन करें। इससे ज्यादा पैसा मेंटेन ना करें, उसको आप इन्वेस्ट कर दें। सेम चीज, अगर घर का खर्चा अगर 50,000 रुपए महीना है, इंटू 6 कीजिए, 3 लाख रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन कीजिए। इससे ज्यादा पैसा रखने की जरूरत नहीं है। तो अपने 6 महीने का आप हिसाब किताब अपने बैंक में रखिए, जरूरत पड़ने पे 6 महीना आपका काम आएगा, ये 6 महीने का पैसा। ठीक है, तो दिस इज अनफोर्सिन फ्यूचर के लिए आप अपने प्रेजेंट इनकम का एक हिस्सा रख देते हैं। इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज दैट इट इज कन्वीनियंट टू स्टोर मनी देन टू स्टोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आप सभी जानते हैं कि भाई गुड्स या कॉमोडिटीज, सॉरी ये सर्विसेज मैंने बोल दिया, ये कॉमोडिटीज है। गुड्स या कॉमोडिटीज को स्टोर करने से ज्यादा कन्वीनियंट, बहुत ज्यादा सहूलियत ये रहती है कि आप मनी को स्टोर करके रखें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 2,000 रुपए के 50 नोट अगर आपने अपने पर्स में रखे हैं, तो टोटल कितना रखा है आपने? 1 लाख रुपए अपने पर्स में रखा है, 1 लाख रुपए लेकर के टहल रहे हैं, और 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो अगर 1 लाख रुपए के अगर गुड्स या कमोडिटीज को रखते, तो आप अपने एक कमरे को भर करके रखते। ठीक है, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप मनी को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ट्रांसफर भी हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि स्टोरेज ऑफ गुड्स नॉट ओनली इन्वॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट बट ऑल्सो इन्वॉल्व लॉस ऑफ वैल्यू। तो गुड्स को स्टोर करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा। कहीं गोडाउन वोडाउन में अगर स्टोर करके रखेंगे तो गोडाउन वाला भैया पैसा तो लेगा। साथ ही साथ आपका लॉस ऑफ वैल्यू, भाई वहां पे चोरी हो गई, ठीक है, कीड़े लग गए, ठीक है, बरसात में गीला गीला हो गया, खाने पीने का कोई सामान था, एज अ गुड्स अगर आपने रखा था, खराब हो गया, तो लॉस ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। आगे इन्होंने कहा कि पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पेरिशेबल गुड्स, दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक पेरिशेबल होता है, एक ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल जिसकी लाइफ ज्यादा होती है, पेरिशेबल जिसकी लाइफ बहुत कम होती है। जैसे सब्जी हो गई ना, ऐसा तो नहीं है कि टमाटर हम 1 जनवरी को खरीदते हैं और 31 दिसंबर तक वही टमाटर खाते रहते हैं। भैया 10-12 दिन में वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो पेरिशेबल गुड्स जो है वो आप लंबे समय तक स्टोर भी नहीं कर सकते, ये अगली प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक डेंजर भी है चोरी का या आग लग जाने का। भाई लोग टमाटर चोरी करके चले गए हैं, समझ रहे हैं। आगे कह रहे हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ऑल सच डिफिकल्टीज वेर रिमूव्ड। तो जैसे ही मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे ही मनी आया, वैसे ही ये सारी की सारी जो तकलीफें थी, डिफिकल्टीज थी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। कुछ एडवांटेजेस भी हैं, देयर आर सम एडवांटेजेस टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी फॉर फ्यूचर। भविष्य के लिए अगर आप पैसे बचाते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ये समझते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस।
सबसे पहले एडवांटेज कह रहे हैं नाउ डेज वी यूज पेपर मनी डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस टू बी स्टोर्ड। ठीक है, आज के समय में हम पेपर मनी यूज करते हैं, हमारे जो नोट्स हैं, और इसको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती स्टोर करने के लिए कंपेरेटिवली, अगर आप गुड्स या कमोडिटीज को स्टोर करते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि बाय स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ द चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप पैसे को स्टोर करते हैं, अच्छा पैसे को स्टोर करने का मतलब ये होता है कि बैंक में कहीं आप स्टोर करें या कहीं पे आप इन्वेस्ट कर दें। तो जब आप बैंक में पैसे स्टोर करके रखते हैं तो भाई इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट चेंज होता है, मिलता है, तो ये भी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है जब आप पैसे को स्टोर करके रखते हैं। तीसरा है कि मनी एज अ स्टोर प्रिजर्व्स वैल्यू थ्रू टाइम एंड स्पेस। तो अगर पैसे को आपने स्टोर करके रख लिया तो समय के हिसाब से उसकी वैल्यू मेंटेन रहती है ना। थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, आप सभी जानते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन लेट्स अज्यूम ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आता। आज के रेट में आपने 1 लाख रुपए बचा करके रख लिए, 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए ही रहेगा। और भैया उसकी भी तो वैल्यू रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि वो वैल्यूलेस हो जाएगा। वैल्यूलेस का मतलब आज रात के 12 बजे से हमारे 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, वो वैल्यूलेस हो जाएंगे, दैट इज वैल्यूलेस। ठीक है, आप समझ रहे हैं। लेकिन ये 1 लाख रुपए अगर अपने बैंक में कहीं डाल करके रखा हुआ है, तो ये 1 लाख रुपए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भाई वैल्यू तो है ही है ना। थोड़ा सा कम होगा लेकिन वैल्यूएबल तो है। आगे कह रहे हैं कि व्हेन वी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी वे शिफ्ट द परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। जब हम मनी के फॉर्मेट में परचेजिंग पावर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आज के रेट की जो परचेजिंग पावर है उसे भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई आज नहीं खरीद रहे हैं कोई सामान, भविष्य में तो खरीदेंगे खरीदेंगे ना। किसी मकसद या पर्पस से ही तो स्टोर करके रखते हैं। कोई मकसद या पर्पस नहीं है, मुझे कार खरीदनी है तो मैं पैसे बचा रहा हूं, आप समझ रहे हैं। मुझे कार नहीं खरीदनी तो मैं पैसे नहीं बचाता। ठीक, तो कोई मकसद है, कोई पर्पस है, अनफोर्सीन कंटिजेंसीज के लिए पैसे बचाए जाते हैं इंडिविजुअल्स द्वारा, कंपनीज द्वारा। ठीक है, सो मनी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो भविष्य और वर्तमान के बीच में, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में मनी एक तरीके का लिंक है, एक एक लिंकिंग है, एक कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मनी इज एन असेट और फॉर्म ऑफ वेल्थ। मनी एक तरीके का वेल्थ भी है और मनी असेट भी है। ठीक है, मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स। सारे एसेट्स में सबसे ज्यादा लिक्विड मनी है। इट मींस मनी कैन बी रेडिली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी डिफिकल्टी। बिना किसी दिक्कत के हम मनी को गुड्स या सर्विसेज के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। सो मनी एक्ट एज अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी गुड स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह एक्ट करता है। अब दूसरा जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एक जगह से दूसरी जगह हम उसे बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मनी हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, सो इट इज इजियर टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्योंकि मनी की काबिलियत है कि मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल है। हर एक इंसान, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाइए, किसी को भी पैसा दीजिए, कोई मना कर दे तो बताइए हमको, है। तो इन्होंने बोला क्योंकि मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है तो ये बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, एट प्रेजेंट मनी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। अभी वर्तमान में, अभी के समय में क्या है कि मनी को हमने बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में जमा किया है। अगर आपके खाते में 1000 रुपए भी है तो आपने पैसे को स्टोर करके रखा है बैंक में। Depositor can transfer the amount of money deposited in his bank account to the account of another man. It means it is easier to transfer the value of money from transfer value in the form of money. कहने का मतलब क्या है कि जो डिपॉजिटर है वो, उसने जो भी पैसा बैंक में जमा करके रखा उसको बड़ी आसानी से दूसरे इंसान को, मैं अपने पिताजी को भेज सकता हूँ, मेरे पिताजी मुझे भेज सकते हैं, मैं अपने कजन भाई को भेज सकता हूँ, मुझे जरूरत पड़े वो मुझे भेज सकता है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। तो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि मनी इज अ मींस थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैज बीन इजियर एंड क्विकर। तो मनी एक तरीके का माध्यम है जहां पे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से और बड़ी तेजी से हो जाती है। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी थ्रू स्पेस continues to be important. For example, a businessman of Orissa who sells his property and goes to Delhi and settle down there is a case of transfer of value through space. आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब आप जगह बदल ले रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह। स्पेस का मतलब आप प्लेस, स्पेस से मतलब इसको प्लेस समझ लीजिए आप, कि आप सामान को बेच करके जो पैसा मिला उसको ले जा करके आप कहीं और अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो।
ठीक है, आपने अपना घर बेच दिया, उसकी भी वैल्यू थी, वहां से जो पैसा मिला उससे आपने दूसरी जगह जाकर के फिर से अपना घर बना लिया उसी पैसे, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू थी अलग अलग जगह पे, है ना। भाई साहब ने उड़ीसा में अपना मकान बेचा था, जो पैसा मिला था उसको ले जाकर के दिल्ली में मकान बना लिया, तो जो पैसा मिला उसकी वैल्यू उड़ीसा में भी है, उसकी वैल्यू दिल्ली में भी है। आगे कह रहे कि मनी इज पोर्टेबल, ठीक है, it can be easily taken from one place to another without any difficulty. On the other hand, it is difficult and costly to carry goods and commodities from one place to another. इन्होंने कहा मनी बहुत पोर्टेबल है, बड़ी आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपेरेटिवली गुड्स या कमोडिटीज को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें। हमारा आखिरी जो फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन का, वो है मींस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक पेमेंट, भविष्य में जो हम पेमेंट करेंगे, दैट इज डेफर्ड पेमेंट। मैंने कोई एक कार खरीद ली ईएमआई पे, ठीक है, फाइनेंस करा ली। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। तो ईएमआई पे अगर मैंने कार खरीदी है तो मैं भविष्य में उसका ईएमआई चुकाऊंगा कि नहीं चुकाऊंगा इंटरेस्ट के साथ, है ना, चुकाना है ना। तो ये मनी ने हमको एक हेल्प किया है कि हम फ्यूचरिस्टिक पेमेंट बड़े आराम से कर सकें। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि वी न्यू दैट मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमें मालूम है कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करता है। इट फैसिलिटेट्स करंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये करंट गुड्स को खरीदना बेचने में बहुत हेल्पफुल है। ट्रांजेक्शन्स दो टाइप्स के होते हैं, नेमली कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। तो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन समझते हैं आप, एक तरफ से गुड्स या सर्विसेज दी जा रही है, दूसरे तरफ से पैसा दिया जा रहा है, उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। और एक तरफ से गुड्स या सर्विस दिए जा रहा है और बदले में गुड्स या सर्विसेज लिया जा रहा है, उसे हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। तो गुड्स या सर्विसेज के बदले में जहां पैसा मिलता है उसे हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स दो तरीके के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो कैश ट्रांजेक्शन पैसे वाला ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन पैसे वाला, जहां पैसे मिलेंगे या पैसे दिए जाएंगे, और क्रेडिट मतलब उधारी वाला, ठीक। आगे कह रहे कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी फैसिलिटेट कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप कैश ट्रांजेक्शन गुड्स या सर्विसेज का कर सकते हैं। दिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी हैज अटेन्ड मोर इंपॉर्टेंस विद द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन क्रेडिट। इस फंक्शन ने, जो मनी का फंक्शन है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको और भी ज्यादा महत्वता मिल गई है जब जो हमारा ट्रेड है, परचेज एंड सेल, बाइंग एंड सेलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा का सारा क्रेडिट बेसिस पे होना शुरू हो गया है। आगे इन्होंने कहा कि जो डिफर्ड पेमेंट है वो फ्यूचर पेमेंट होते हैं when we do not pay in the terms of cash for any kind of buying and selling immediately but promise to pay in future, we call it as credit transactions। जब भी हम गुड्स या सर्विसेज या कोई भी कमोडिटी परचेज करते हैं और तुरंत कैश नहीं देते हैं और हम ये वादा करते हैं कि भैया हम भविष्य में दे देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तुरंत पैसा पैसा दे दिया होता, तो कैश दे दिया होता, तो क्या होता वो कैश ट्रांजेक्शन्स, लेकिन भविष्य में पेमेंट करेंगे तो वो क्या हो गया हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। इसका मतलब है कि पेमेंट जो होगा डिफर्ड होगा, फ्यूचर डेट पे होगा, भविष्य की किसी एक डेट पे होगा। आगे कह रहे हैं कि जो बोरोवर है, जिसने बोरो किया सर्टेन सम इन प्रेजेंट अंडरटेक्स टू पे द सेम इन फ्यूचर, ठीक है। जो बोरोवर है उसने क्या किया कि कुछ सम अभी लिया और उसने, मतलब जैसे मैं हूं, मैंने लोन ले लिया अभी और मैंने वादा किया कि मैं भविष्य में इसे पे करूंगा। सिमिलरली a person who purchases on credit agrees to pay in future when his date becomes due। तो जो इंसान क्रेडिट पे, अच्छा क्रेडिट पे आप पैसा भी ले सकते हो, सामान भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो जो लेने वाला होता है, जो खरीदार होता है, जो बायर होता है, वो फ्यूचर डेट पे बता देता है कि इस फलाने डेट को हम आपको पैसा देंगे। तो जो डेट वो बताता है उस डेट पे वो पैसा ड्यू हो जाता है और आपको तब भी तो पैसे से ही पेमेंट करना होगा। अगला, सो मनी enables both current buying and selling with immediate cash payments and current and present transactions to be discharged in future। तो मनी आपको मदद करता है कि आप कोई भी चीज खरीदें या बेचें तुरंत कैश के बेसिस के ऊपर, या आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करें और उसको आप फ्यूचर में पे कर सकें। सिक्स पॉइंट है, इन केस ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, भविष्य में पेमेंट जो हम करते हैं उस केस में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी में चेंज लीडिंग टू अ राइज और फॉल, दिस मे बी ड्यू टू फॉल एंड राइज इन द प्राइस लेवल।
तो इन्फ्लेशन के बढ़ने घटने की वजह से मनी की वैल्यू भी बढ़ती घटती है। नॉर्मली इन्फ्लेशन आता है और मनी की वैल्यू घटती है, तो एक तरीके का प्रॉब्लम है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप बैंक से लोन ले लीजिए 6% पे, ठीक है, और बैंक का इंटरेस्ट सरकार 5.5 कर देती है, कम कर देती है। क्योंकि आपने 6 पे लिया था तो 6 ही देना पड़ेगा, 5.5 का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अगर 6.5 हो गया या 7.5 हो गया, तो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट भी आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट। तो ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं? बैंक से अपनी 6% ब्याज दर पे इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया, सरकार ने उस इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, 5.5 कर दिया। तो क्योंकि आपने 6% पे लिया था तो आपको 6% ही देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, कम का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उस 6 को 6.5 या 7.5 बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी उतना एडिशनल एज ए इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है फ्यूचर पेमेंट्स में। आखिरी पॉइंट कहा जा रहा है कि क्रेडिटर्स गेन when there is a rise in the value of money or fall in the price level, and creditors lose when there is a fall in the value of money or rise in the price level। इन्होंने कहा कि जो उधार देते हैं उनको तब फायदा होता है जब पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है भविष्य में, ठीक है, और जो उधार दे रहे हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका नुकसान तब हो जाता है जब पैसे की वैल्यू भविष्य में घट जाती है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।